धर्म के नाम पर जनता को बांटा, मूर्ख बनाया, फिर संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग किया, सीजीएम संभल का स्थानांतरण वो भी डिमोशन करके कर दिया। पूछता है भारत, अर्णब गोस्वामी से मैं पूछता हूं कि अब तुम्हारे मुंह में दही जम गई क्या? अब पूछो, स्वतंत्र भारत में न्यायपालिका पर प्रहार हुआ। कानून को हम मार दें, सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए कुछ नहीं, हाई कोर्ट हमारे लिए कुछ नहीं, हम बुलडोजर चलवा दें, ऐसे तो फिर क्या हो सकता है बताइए? कानून गरीबों के लिए एक बुलडोजर चलता है। अपराध हमने किया है ना, तो हमको चौराहे पे फांसी पे टांगो ना। अब हमारे पीछे जो बाल बच्चे बैठे हैं, क्या उनका क्या कसूर है? क्या उन्होंने अपराध किया है? बुलडोजर जब चलता है, किसी का घर गिरता है, तो कितनी आत्माएं रोती होंगी। एक नौजवान की जान चली गई, तड़पते तड़पते चली गई, उसको एहसास हो रहा कि अब हमारी जान नहीं बचेगी। तो सोच लीजिए, वो तड़प तड़प के बच्चा मरा, और ये सरकार क्या कर रही थी? सत्यानाश करने के पीछे एकदम पड़ गई है योगी सरकार और मोदी सरकार। इस सरकार के कर्मचारी पूरी तरह अकर्मण हो गए हैं। केवल ये लोग पैसा कमाने में लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। ये भाजपाई समझ ही नहीं पाते कि करना क्या है, हमको बोलना क्या है। सुबह फूंक लेते हैं गांजा और चले जाते हैं। और बुलडोजर नीति की ये बात कर रहे हैं। इसी भारतीय जनता पार्टी सरकार में बुलडोजर नीति की शैक्षणिक तौर पर हत्या कर दी गई, 5000 स्कूलों को बंद कर दिया गया। जितने लोग हैं, बात हुई है हिंदू राष्ट्र बनाने की, कितने लोग मानते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? कौन आप मानते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? इस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आप? इस तरह समाज को भटकाने के बाद हमें भटकाया पूजा पाठ में, और हमारे ऊपर SC/ST एक्ट लगाया, आरक्षण में तो हम दबे हुए। धर्म की आड़ में जो खेली गई राजनीति संस्कृति नहीं हो पुरानी, मर जाएगी। दर दर ठोकरे खा रहे बेरोजगार मेरे नौजवानों की जवानी मर जाएगी। नारियों की शौर्य को कलंकित जो किया गया, तो नारियों की शौर्य को कलंकित जो किया गया, तो झांसी महारानी वाली मर्दानी मर जाएगी। देशद्रोहियों के भाले लाले ना किए गए, तो मेरे प्यारे हिंदुस्तान की कहानी मर जाएगी। भाजपा ने देश को बिल्कुल लूट लिया, बेवकूफ बना दिया, मूर्ख बना दिया। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। और मैं इस वक्त आ चुकी हूँ हजरतगंज के इलाके में, मौजूद यहाँ के लोगों से कुछ बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। लालजीत यादव। जी, सवाल यह है कि अभी नोएडा में एक युवराज मेहता नाम का एक लड़का था, जो कि कोहरे की वजह से किसी गड्ढे में गिर गया। चलिए ठीक है, कोहरे की वजह से गिरा वो अलग बात है। जिसके बाद 7-8 घंटे तक वो मदद मांग रहा था, लेकिन दूर दूर तक उसको मदद नहीं मिली और उसकी मौत हो गई। मौत के बाद 3 से 4 दिन के बाद वहाँ पे पुलिस प्रशासन जाता है। उसके बाद पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गड्ढे में गिरने के बाद मौत हो गई। पता चला कि गड्ढा काफ़ी सालों से खुदा पड़ा था, लेकिन वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। तो अब आपको क्या लगता है कि जो योगी सरकार या फिर योगी जी जो एक बुलडोजर की नीतियां चलाते हैं, सिर्फ वो गरीबों पे चलाते हैं क्या? अब जो अधिकारी वहां पे वो काम करवा रहे थे, जिसको अधूरा छोड़ा गया, जिसके वजह से उस बेचारे की जान चली गई, उनके ऊपर अब बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? आपको क्या लगता है, मोदी जी इस पे कार्रवाई लेंगे? युवराज मेहता जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो बच्चा था 22 से 24 साल का। आप ये बताइए, वो गाड़ी गड्ढे में गिरी तो गाड़ी के ऊपर चढ़कर वो मदद मांग रहा था, उसके बाद भी मदद नहीं मिली। NDRF की टीम भी गई तो वो मदद नहीं किया, वो वही मर गया बच्चा। आप बताइए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, बहुत अच्छा जो है सरकार चल रही है। मेट्रो सिटी है नोएडा, सुनते हैं बहुत बढ़िया है, सारी व्यवस्था है, और सारी व्यवस्था के बावजूद वहाँ गड्ढा था, और गड्ढे में केवल एक गाड़ी गिरी, बहुत बड़ा गड्ढा भी नहीं था। अब बताइए कि उसमें एक व्यक्ति की जान, भारत जैसे इतना बढ़िया जो है उत्तर प्रदेश की सरकार चली, और भारत में एक बच्चे को गड्ढे से नहीं बचा पा रहे हैं, तो सोच लीजिए कि कैसी सरकार चल रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी लेना चाहिए कि जो वहाँ के अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, छोटे नहीं बड़े अधिकारी, जिन लोगों ने सरकार के, और दूसरी बात एक नौजवान की जान चली गई, तड़पते तड़पते चली गई, उसको एहसास हो रहा कि अब हमारी जान नहीं बचेगी। तो सोच लीजिए, वो तड़प तड़प के बच्चा मरा, और ये सरकार क्या कर रही थी? सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, 24 साल का बच्चा था, तो युवराज मेहता नाम था उस बच्चे का। और ये सरकार ढिढोरा पीटती है कि हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, और मेट्रो सिटी बना रहे हैं, और हमारी पुलिस हाईटेक पुलिस है। NDRF की टीम भी नहीं बचाने पहुंची, बताइए। और गाड़ी सुनते हैं 3 दिन 4 दिन के बाद निकाली गई है, और उस बच्चे को चाहते तो बचा लेते, लेकिन इस सरकार के कर्मचारी पूरी तरह अकर्मण हो गए हैं, कर्तव्य की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। केवल ये लोग
पैसा कमाने में लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। इनके अधिकारी कर्मचारी बेलगाम हो गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले कर्मचारियों पे लगाम लगाना चाहिए, उनको कसना चाहिए। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम एम लाल है जी। और जैसे अभी लाल जी यादव ने कहा तो इसमें योगी आदित्यनाथ की कहाँ पर गलती है? वो मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश को चला रहे हैं, आदमी अपने घर को चला नहीं पाता। हाँ, ये जरूर हुई है कि जो वहाँ पर अधिकारी जो काम करा रहे थे, ये उनकी चूक से, उनकी गलतियों से ये घटना हुई है। और ये मांग करिए कि जो वहाँ पर अधिकारी या जो भी वहाँ पे विकास का या जो भी काम करा रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? बुलडोजर चलना चाहिए उनके घर पे? बुलडोजर चलेगा कि नहीं? नहीं, उनको पर FIR होनी चाहिए। नहीं, FIR तो अलग बात हो गई, वो तो कानूनी चीज हो गई ना। जो योगी आदित्यनाथ का एक बुलडोजर वाला एजेंडा है, वो चलेगा कि नहीं? बुलडोजर चलेगा। बोल तो रहा हूँ मैडम ना। तो मैंने कहा ना कि ये मुख्यमंत्री जी के शिंगलांग में आया है और उसको जांच करेंगे, और अगर जो भी उसमें दोषी होगा तो बख्शा किसी को नहीं जाएगा। अच्छा। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और अगर उन्हें मालूम हो गया कि किसी अधिकारी की या किसी व्यक्ति की गलती है तो उसके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई होगी कि ऐसी कभी आगे जीवन में घटना ना हो। जी, सही बात कही आपने। आपने अभी बात करते करते एक शब्द बोला कि इंसान अपना घर तो चला नहीं पा रहा है, देश चलाना बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने कहा है, आपने कहा 5 लोग घर का होता तो हर 5 लोग खुश नहीं होते हैं। ये तो प्रदेश, इतना उत्तर प्रदेश, यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है और पूरे प्रदेश को चला रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ हर जगह नहीं बैठ जाएंगे कि यहाँ गड्ढा खुदा तो वो आके वहाँ बिल्डोजर, तो उनको तो बैठाया इसीलिए गया है ना, सत्ता पे इसीलिए तो बैठाया गया ये है। हम मान रहे हैं कि ये जो वहाँ पर काम करा रहे थे, जो अधिकारी काम करा रहे थे, या जो भी इंजीनियर वहाँ पे काम करा रहे थे, या जो भी, तो ये उनकी चूक से ये इतनी बड़ी घटना जो हुई है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आगे जो भी कोई अभी आगे घटना ना हो। अच्छा, जो जीरो टॉलरेंस वाली नीति अपनाई गई है, योगी आदित्यनाथ जी ये दावा करते हैं कि मतलब उत्तर प्रदेश में कोई क्राइम ही नहीं होता है, सबसे अच्छा प्रदेश माना जाता है। ये बात तो मान लीजिए, आप पहले से देख लीजिए कि कितना कम हो गया। अब अगर आप यहाँ करेंगे तो अगले चौराहे पे इलाज हो जाता है। ये पहले ऐसा तो नहीं था ना मैडम। तो हम वो काम क्यों कर रहे हैं कि मतलब पहले गुनाह कर लें उसके बाद इलाज हो जाएगा? ये तो बात नहीं हुई ना। पहले तो हमको ये नीति निकालनी चाहिए कि चलिए ठीक है, हम क्राइम ही नहीं हो रहा है, क्राइम ही नहीं हो रहा है। मैडम एक बात बताए, आप मीडिया है, प्रेस है, अब आपको क्या किनसे मैटर पूछना आपके दिल में है, मैं तो नहीं जान सकता हूँ ना। तो आगे अगर कोई क्या दिल में किसी के है कि क्या करेगा, तो योगी आदित्यनाथ जी कोई वो भगवान नहीं है कि वो दृष्टि से देख लेंगे कि आगे कोई घटना होने। हाँ, मगर ये जरूर है कि अगर कोई घटना होती है तो ये उनका शासन इतना सख्त है कि उसको जवाब मिलता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इतना पहले जो नहीं होता था। अच्छा, इतना अच्छा शासन की बात आप कर रहे हैं, तो क्या जो वहाँ पे अधिकारी वो बरसों से गड्ढा वहाँ पे था उसको क्यों नहीं सही करवा पाए? क्या अधिकारी योगी आदित्यनाथ से डरते नहीं है क्या? बहुत सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनका जो है लाइसेंस जब्त होना चाहिए, उनका पैसा सस्पेंड करना चाहिए, टर्मिनेट करना चाहिए, जिससे आगे के लिए बुलडोजर भी चलना चाहिए ना। बुलडोजर भी चलना चाहिए, बुलडोजर भी चलना चाहिए उनके खिलाफ। जी बताइए, नाम बताइए। श्री राम तिवारी, प्रदेश सचिव, प्रदेश प्रवक्ता सब। मतलब वो कार्रवाई कब होगी, मतलब उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा क्या? बताइए। अभी देखिए मोदी सरकार की तो गुण गा रहे हैं बहुत ज्यादा, उस पे तो गा रहे हैं, लेकिन अभी UGC कानून जो लेके आई हुई है उसके लिए कहानी बता रहे हैं। मतलब सत्यानाश करने के पीछे एकदम पड़ गई है योगी सरकार और मोदी सरकार। मतलब देश को जिंदा नहीं, अभी तो सवर्णों के पीछे पड़ गई पूरी तरह से। पहले मुसलमान होता था, अब ब्राह्मण क्षत्रिय हो गए, तो उनको सत्यानाश करने के लिए मुद्दा से भटक नहीं रहे हैं। आप मुद्दे से भटक रहे। यहाँ पर गड्ढे की घटना हुई है, यहाँ पर घटना हुई, आप मुद्दे से भटक रहे। मुद्दा से भटका कहाँ जा रहा है बताइए? अगर वो सरकारी मुलाजिम है, अगर आप बात कर लीजिए, आप ही कर लीजिए। अभी जब से आप बात कर रहे थे ना, तभी से आप बात कर रहे थे। अभी सरकारी मुलाजिम है, उसके मोदी योगी सरकार कब उसको ऑर्डर देंगे?
जब उसके घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई तो उसको कौन सही करेगा? इनका सवाल ये है कि अगर वो सरकारी मुलाजिम है तो उनके ऊपर अब तक इतना देर में एफआईआर या फिर अब तक कोई इस पे फैसला नहीं लिया गया है। अगर कोई आम आदमी होता या गरीब आदमी होता तो अब तक उसके घर पे बुलडोजर चल गया होता। कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ कि वो जांच कर रहे हैं और जिसमें जो भी दोषी हैं उनको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये अच्छा, जब बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे बुलडोजर चली बिना जांच के ही चल गए, उसके बाद पता चलता है कि ये तो चीज ही नहीं है। बिना जांच मैं आपको एग्जांपल दूं, नहीं। मैं आपको अभी 3-4 डेटा भी यहीं की यहीं बता सकती हूँ। नहीं भाई, मैं बता सकती हूँ, आप मुझे जो वहाँ भी अगर चला होगा तो बिना जांच के नहीं चला होगा। नहीं, बिना जांच के चला है और उसके बाद पता चला कि अफवाह सब गलत थी। तो आप डाटा दीजिए। अब आप डाटा दीजिए। चलिए, मैं मध्य प्रदेश की एक आपको बहुत अच्छी सी अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले की एक कहानी बता देती हूँ कि एक मुसलमान के स्कूल बनाने पे इतना विवाद हुआ कि बस किसी ने ये कहा था कि मदरसा बनाया जा रहा है, इस्लाम फैलाया जा रहा है। ना योगी सरकार की जितनी भी नीतियां थी मध्य प्रदेश की, सुनिए अब पूरी बात सुन लीजिएगा, ठीक है? कोई नीतियां नहीं सुनी गई, कोई जांच नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, ना किसी अधिकारी वहां पहुंचे, ना कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी बुलडोजर वाली नीति वहां पे चल गई। अब जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में से बुलडोजर चलता था, तो आपको क्या लगता है कि योगी सरकार का जो बुलडोजर वाला नीति है आपका पूरा देश में फैलने वाला है क्या? कानून को हम मार दें, सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए कुछ नहीं, हाई कोर्ट हमारे लिए कुछ नहीं, हम बुलडोजर चलवा दें, ऐसे तो फिर क्या हो सकता है बताइए? अगर इनके पक्ष में जो बात कही है, अगर मोदी सरकार योगी सरकार के पक्ष में अगर बात करिए तो बढ़िया होगा। अगर उसके थोड़ा सा भी टर्न हो जाइए तो मुद्दे से भटक गए आप, है ना, मुद्दे से भटक जा रहे हैं। इसका जवाब दीजिए आप। मेन अभी जो आप बात कर रहे हैं नहीं, हम समझ गए, आप मुद्दे की भी हम बात समझ गए। आपके हिसाब से बुलडोजर वाली नीति सही है क्या? नहीं, बुलडोजर वाली नीति तो नहीं, बस इसका जवाब दे दीजिए। बुलडोजर वाली नीति तो ये ठीक सही है, इसलिए कि जो जैसा करेगा उसको उसी भाषा में जवाब मिलना चाहिए। तो कानून किस लिए बना है? सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा क्यों बना है? ये हाई कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार नोटिस जारी की है? कानून है, कानून गरीबों के लिए है, कानून गरीबों के लिए। एक बुलडोजर चलता है, अपराध हमने किया है ना, तो हमको चौराहे पे फांसी पे टांगो ना। अब हमारे पीछे जो बाल बच्चे बैठे हैं, क्या उनका क्या कसूर है? क्या उन्होंने अपराध किया है? बुलडोजर जब चलता है, किसी का घर गिरता है, तो कितनी आत्माएं रोती होंगी, उसके पीछे कितने लोग बैठे होते हैं, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। बुलडोजर जब चलाना है तो ये सब कोर्ट कचहरी बंद करो। काहे खर्चा कर रहे हो इतना ज्यादा? इतना सरकार का जो पैसा खर्च कर रहे हो, बंद करो इसको, जब बुलडोजर है ही आपके पास। इसका जवाब आप देना चाहेंगे? नहीं, ये जो भाई साहब कह रहे हैं ये भी अपनी जगह बात सही कह रहे हैं कि कानून को है, मगर जो भी अगर बुलडोजर के भी अगर कार्रवाई कर रहे हैं, इसका मतलब कानून कमजोर है, इसका मतलब आपका कानून कमजोर ये है। पॉइंट है। मेरा भैया मेरा कानून नहीं है, भारत का कानून है, तो संविधान भारत का संविधान, बहुत बढ़िया बात कह दी आपने संविधान की बात कर दी। कौन से, मुझे बस अब मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, अब बस वो मुझे संविधान की किताब मेरे सामने ला के रखवा दीजिए जहाँ पे ये लिखा हो कि अगर कोई गुनाह करता है या फिर गलती करता है तो उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाए। नहीं, आप मुझे प्लीज दिखा दीजिए। वही बता रहा हूँ मैं, वही आप ही की बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। आज से पहले 2014 से पहले क्या संविधान नहीं था, कानून नहीं था? बुलडोजर चला था। नहीं, मैं आपसे जो था 2014 से पहले के पीछे आप जाइए, क्या उस समय कानून नहीं था? उस समय संविधान नहीं था क्या? उस समय कितनी भ्रष्टाचार होता था, है ना? कोयला घोटाला हुआ, कितने घोटाले हुए और बहुत बड़े घोटाले हुए हैं। क्या ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तो जादू एकदम से खत्म हो जाएगा, मगर ये आप समझ लीजिए उन लोग से और अब की सरकार में कुछ भी, सुन लीजिए, कौन सा घोटाला होगा? कोयला घोटाला नहीं हुआ। कहाँ कोयला घोटाला होगा? अरे कोर्ट का आदेश आ गया, अरे कोर्ट का आदेश आ गया, आप सब झूठ बोल रहे लीजिए, हो, फिर आप आपको झूठ बोल जानकारी रहे नहीं, हो, आप झूठ बोल रहे हो सर। जानकारी। एक सवाल हमारा है माननीय योगी जी से कि कानपुर में विकास दुबे अपराधी थे, मैं मानता हूँ। क्या खुशी दुबे ने कितने मर्डर किए थे? आप सुनिए, क्या खुशी दुबे ने मर्डर किया था? जो उनको सजा मिली है, क्या ये गलत नहीं है? ये होना चाहिए था क्या? आपके हिसाब से विकास दुबे अपराधी है, मैं मानता हूँ, और पूरी पब्लिक मानती है। क्या खुशी दुबे ने कितने मर्डर किए थे? आप उनको बेवजह सजा देने पे तुले हुए।
my point. जी बताइए, आप कुछ कह रहे थे बहुत देर से। जी आप पूछ रहे थे कुछ जी, जी, आप इन्हीं का जवाब दे रहे थे, मैंने तो सवाल भी आपसे नहीं किया, आप इनका जवाब दे रहे थे। नहीं आप पूछ रही थी वहाँ एमपी के बारे में ना। नहीं, मेरा ये जो भी मोस्टली मेरा जो मुद्दा था यही था कि मध्य प्रदेश की बात, वो तो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी। भाई मैं आपको बुलडोजर नीति, चलिए आप बुलडोजर नीति बता दीजिए, क्या जितने भी अधिकारी जो थे जिनका नाम आया है इस पूरे लिस्ट में, उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। और अगर नहीं चल रहा है अब तक 4, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन हो जाए, अगर नहीं चल रहा है तो फिर क्या हम ये मान लें कि योगी सरकार, मोदी सरकार सिर्फ गरीबों के लिए नीतियां बनाती है? मैं बात कर रही हूँ भैया, मैं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ। मैं अखिलेश दुबे के घर पे क्यों नहीं चला बुलडोजर? अखिलेश दुबे के घर पे क्यों नहीं चला बुलडोजर? अभी बता रहे हैं। टेनी मिश्रा के घर क्यों नहीं चला? जी, अरे तो बुलडोजर चला देना चाहिए था, बुलडोजर चला देते। बुलडोजर नीति बिल्कुल सही है, कहीं से गलत नहीं है। क्यों? कहाँ से गलत है ये बताइए? कितने गरीब का घर गिराया है योगी जी ने? कितने गरीब का घर गिराया है? जो कितने अधिकारियों का घर गिरा ये बता दीजिए। कितने जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, उनका गिर रहा है, वो गिरेगा। मैं आपको यहाँ खड़ी 100%, 101% आपको गिनवा सकती हूँ कि कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जो भ्रष्टाचार नहीं करता हो। भ्रष्टाचार नहीं करता है ना, ना ना ना, मेरे से बहस। केवल योगी जी की सरकार में अधिकारी है, केवल योगी की सरकार में। नीति तो योगी जी ने लाया ना, बुलडोजर वाली नीति किसने लाया? योगी जी ने लाया ना। योगी जी लाए, जो भ्रष्ट पाया जाएगा उस पर चलेगा। ये पूरे अधिकारियों पर चला दीजिए। चलेगा। कब? सवाल है कब? अच्छा, मैं इनको बताऊं, इन्होंने कहा कि सब पे बुलडोजर चलेगा, तब चलेगा जब प्रमाण आएगा, जब ये साबित हो जाएगा कि दोषी है। लेकिन सवाल ये है कि जब किसी गरीब के ऊपर ऐसा इल्जाम लगता है तब बुलडोजर क्यों चल जाता है? जब सवाल ये है कि जब किसी मुसलमान के ऊपर ये इल्जाम लगता है तब क्यों बुलडोजर चल जाता है? सवाल ये है कि जब कोई अल्पसंख्यक के बीच में आता है तब क्यों बुलडोजर चल जाता है? इसका जवाब ये नहीं दे पा रहे। जी बताइए। जी क्या बोल रहे हैं? इन्होंने कहा बुलडोजर वाली नीति बिल्कुल सही है, इनके हिसाब से बिल्कुल सही है। मैंने ये पूछा कि जितने भी भ्रष्टाचार अधिकारी हैं या फिर जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इन्होंने कहा सिद्ध हो जाएगा, सबका जो भी गुनाह है वो सिद्ध हो जाएगा तब चलेगा। जब गरीबों में या फिर दूसरों के लिए ऐसा होता है बिना किसी बीजेपी के उससे छोड़ के, तब तो मोदी जी लेके पहुंच जाते हैं अपना बुलडोजर, तब क्यों नहीं होता? बुलडोजर मणिलाल पाटीदार का घर भूल जाता है, बुलडोजर आलोक सिपाही का घर भूल जाता है, बुलडोजर अभिषेक प्रकाश का घर भूल जाता है, और बुलडोजर मेधा रूपम का घर भूल जाता है। ये बुलडोजर पर कोई ड्राइवर गड़बड़ है या उसकी याददाश्त। बुलडोजर आजम खान का भी घर भूल चुका है, बुलडोजर गायत्री प्रसाद का भी घर भूल चुका है। याद रखिए आप, याद रखिए आप। ऐसा गायत्री प्रजापति का नाम ले रहे हैं, वोट किसने लिया था गायत्री प्रजापति का, ये बताएं ना। हेलो, क्या बोलते हैं? इन्होंने सब कुछ राजकाज कर लिया और उनके पूरे परिवार से वोट कोट सब कुछ मांगने के लिए तैयार, और कह रहे हैं बुलडोजर गायत्री प्रजापति के यहाँ भी जा रहा है। ये भाजपाई समझ ही नहीं पाते कि करना क्या है, हमको बोलना क्या है। सुबह फूंक लेते हैं गांजा और चले जाते हैं। आइए हम ये नकली समाजवादी वही हैं, ये नकली समाजवादी हैं, कौरवों के वंशज जो द्रौपदी का चीरहरण करते थे। अपनी सरकार आने पर लड़कियों और महिलाओं का चीरहरण करते हैं। आप 10 बजे रात तक अगर यहाँ पे पत्रकारिता करते हैं तो योगी जी की देन है। अगर अखिलेश की सरकार होती तो उठा ले जाता 6 बजे ही। नहीं भैया 6 बजे बड़ी बात कह दी आपने भैया, उठ जाती है 6 बजे। एक सेकंड, आप बहुत बड़ी बात कह रही है, क्या बात बोल रहे हैं आप? लड़कियां उठ जाती है, व्हाट इज दिस? सपा की सरकार में 6 बजे लड़कियों को उठा लिया जाता है। एक सेकंड, ना आपकी किसी सरकार ने ये अधिकार दिया है, ना अखिलेश की किसी सरकार ने ये अधिकार दिया। अगर मुझे ये अधिकार कोई देता तो ये संविधान देता, आप नहीं देते मुझे ये सरकार। ये अखिलेश को गुंडे करते हैं, ये अखिलेश नकली समाजवादी लोग लड़कियों को महिलाओं को उठा ले जाते हैं। मैं मानती हूँ। एक सेकंड, अभी ये पर्सनल मुद्दा चल गया थोड़ा सा। ये जवाब दे दें इनका। एक सेकंड रुकिए। ये हाथरस भूल गए, उन्नाव भूल गए। किसके राज में ये सब हुआ है? किसने कराया है? कहाँ बुलडोजर कहाँ गया था? और ये कहाँ थे ढोंगी बाबा जो ढोंग कर रहे हैं? कहाँ बुलडोजर चला उन्नाव वाले विधायक पे? कहाँ बुलडोजर चला टेनी मिश्रा जी के? कहाँ बुलडोजर चला? कहाँ? एक मिनट, रायबरेली में पढ़े लिखे होने के बाद ऐसी जवाब दें। अरे जवाब देने को तो आप कुछ भी दे दें, वो रिकॉर्डिंग करेंगे, एडिटिंग करके छाप देंगी।
रायबरेली में, अरे बात सुनिए सर, वाले जो पढ़े लिखे हैं, रायबरेली में अभी दलित व्यक्ति को जिंदा जलाया गया। रायबरेली में हमारे अध्यक्ष जी को जब जाना था तो वहाँ गुमराह किया गया कि हम सरकार में नकल से पास होने वाले भैया तो आप व्हाट्सएप अच्छा आप जवाब दीजिए आप। हाँ, मेरा कहना है कि जो बुलडोजर वाली नीति है वो व्यापक रूप से जो भी कानून के अंतर्गत गलत है उन पर होनी चाहिए। कहीं ऐसा दिखा आपको है? आप उन्नाव वाला कांड देखिए कहाँ चला, आप हाथरस वाला कांड देखिए कहाँ चला, टेनी मिश्रा जी वाला इतना बड़ा प्रकरण है कि भाई किसान भी कुचल के मार दिए, कहाँ चला। और रायबरेली में भी दलित को जिंदा जलाया था, वहाँ हमारे अध्यक्ष जी माननीय अजय राय जी साहब गए थे तो उसको जाने भी नहीं दिया। जब राहुल जी आए तब वो जा पाए वहाँ देखने, और पूरी पुलिस ने पीसीसी को घेर लिया था। ऐसे लगता कोई यहाँ अपराधी छिपे हों। 500 पुलिस वाले वहाँ पीसीसी को कैद कर लिए, अध्यक्ष को भी गिरफ्त कर लिया, पुलिस लाइन में ले गए, खैर 2 घंटे बाद छोड़ दिया। तो मतलब हम जा भी नहीं सकते हैं किसी की संवेदना पे, ये तो इस तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये है कि इन्होंने अभी बहुत सी चीज़ें गिनवाई मुझे, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी का कंपेयर था। मैं मानती हूँ, चलिए ठीक है, समाजवादी पार्टी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। जिस हिसाब से बीजेपी वाले लोग डंका पीटते हैं कि जीरो नीति वाली सरकार चल रही है, दूसरी बात समाजवादी पार्टी खराब है लेकिन कंपेयर भी समाजवादी पार्टी से होता है, तो ये क्या कंपेयर करके अपनी सरकार चलाना क्या होता है। और इन्होंने ये कहा कि 6 बजे तक आप उठा ली जाती, तो मुझे नहीं लगता कि ना समाजवादी पार्टी ने मुझे हक दिया है ना बीजेपी ने मुझे हक दिया है। मुझे ये हक मेरे संविधान ने दिया, और इसी संविधान की बात लेके मैं बुलडोजर की नीति पे सवाल कर रही थी। किस संविधान में, किस कॉन्स्टिट्यूशन में और किस लॉ में ये लिखा है कि बुलडोजर की नीति सही है? इसका जवाब आप मुझे दे। देखिए, सबसे पहली बात तो भारतीय संविधान में हमें ये दिया हुआ अधिकार कि हम अपने अधिकारों की सामाजिक शैक्षणिक तौर पर हम आवाज उठा सकते हैं। और बुलडोजर नीति की ये बात कर रहे हैं, इसी भारतीय जनता पार्टी सरकार में बुलडोजर नीति की शैक्षणिक तौर पर हत्या कर दी गई, 5000 स्कूलों को बंद कर दिया गया। इसी सरकार में महिलाओं किस तरीके से आप देखना ना, चाहे संभल की घटना हो, चाहे रायबरेली की घटना हो, चाहे मुजफ्फरनगर की घटना हो, चाहे चंदौली की घटना हो, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। और इसके अलावा भी उन्नाव की घटना भूल सकते हैं आप, इसके अलावा IIT BHU में बेटियों के साथ किस तरीके से हुआ, इनके लोग थे, साफ वीडियो जारी हुआ, फोटो जारी हुआ, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, लेकिन छोड़ दिया गया। कुलदीप सेंगर सबसे बड़ा रेपिस्ट, उसको बाहर निकाल दिया गया, उसके घर पे बुलडोजर कब चलेगा ये बताइए। सबसे बड़ा ये एक मिनट भैया, एक मिनट मैं जवाब दे दूं प्लीज। भैया रुक जाइए, मैं बात कर लूं। आपने कहा, क्या कहा इनसे, क्या है, प्रमाण मांगा। तो जब यही बात तो मैं भी आपसे कह रही थी कि जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि प्रमाण, तो बुलडोजर क्यों चल जा रहा है। आप उनके घर में बुलडोजर चलाने के लिए आपको प्रमाण चाहिए, दूसरे के घर में चल रहा है तो आपको प्रमाण नहीं चाहिए। ये योगी जी की सरकार बिना माफियाओं के, भ्रष्टाचारियों को सिद्ध किए बुलडोजर नहीं चला सकती। ये गरीबों को सताने वाली सरकार नहीं। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया तो फिर वो कैसा था? गरीबों को सताने वाली सरकार नहीं, सीधा उखाड़ फेंकने वाली सरकार है। आप अभी तक ये हिंदुत्व करते थे, बाबा लोग की चुटिया नहीं छोड़ रहे हैं, उनको ही पकड़ के उखाड़ फेंक रहे हैं। शंकराचार्य को नहीं बख्श रहे हैं, ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं पूरी जनता को। शंकराचार्य को अखिलेश यादव जो 2015 में उसी शंकराचार्य को मरवाया था, जिन नाक से ब्लड आ रहा था, पूछिए इनसे। अच्छा, वही शंकराचार्य थे। हाँ, आप इसका जवाब दीजिए। मुझे एक बात बता, एग्जैक्टली नहीं मरवाया। किसने मरवाया? अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भाग गए। बाबा कह रहे हैं यही वीडियो बन रही है। पुलिस किसकी है? सरकार कौन चला रहा है? योगी बाबा आपको जानकारी है? कहते हैं संत है वो, ढोंगी है वो। अच्छा, एक सवाल और। एक सेकंड रुक जाइए। वाराणसी में जो मंदिर तोड़ा जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? अभी तक तो मस्जिद के पीछे पड़े थे, अब मंदिरों के पीछे। कौन सी मंदिर? कितनी आप बताइए। बनारस नहीं मानता हूँ। बनारस सुनिए, बनारस में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मानते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। कितनी उम्र हुई तुम्हारी? ये लोग उम्र बताओ। हमारी मोदी जी से कम है उम्र, हमारी उम्र कितनी भी है, हम मोदी जी से ज्यादा युवा हैं। और अभी एक सवाल आप पूछ रही थी कि संविधान में कहाँ लिखा है, तो ये पूछे इन लोगों से, इन्होंने संविधान का विरोध 1950 में किया था। इन्होंने कहा था संविधान जहरीला बीज है, तो ये उन्हीं को, गोवलकर को मानने वाले लोग हैं। इनसे आप संविधान की बात कर रहे हैं, ये बताइए, इन लोगों से संविधान की मानने वाले खराब करने आते हैं, सवालों का जवाब नहीं देते, बहस को खराब करने के लिए आते हैं। बनारस में घर हो, ए भैया, बनारस में घर हो, मत पूछा घर, बनारस में घर, हमसे मत बताओ। कौन सी गली? कौन सी गली में? बताओ। बनारस में
रिश्ता लेके जाना है क्या? रिश्ता लेके जाना है, रिश्ता लेके जाओगे क्या? जब भाषा से ना जब इंसान भाषा से ना पहचान पाओ तो कहो तो बनारस में कहाँ को बनारस में कहाँ के रहने वाले हो? देखिए, कुछ लोगों के द्वारा पूजनीय शंकराचार्य जी के विषय में कहा जा रहा, वो उसे उसका जरा किसी ईसाई धर्म के धर्मगुरु और मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु के लिए ये इस तरह की भाषा का प्रयोग कर दें। आप संविधान को मानने वाले लोग हैं ना, आप जाति धर्म पंथ को नहीं मानते ना, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करते हैं। संविधान ने आपको कहा है कि सड़क पर आप खड़े होकर के शंकराचार्य जी के लिए आप शब्दों का प्रयोग करें। मैं किसी सरकार का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं संवैधानिक व्यक्ति हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ और संविधान में आस्था है। लेकिन आप जो प्रयागराज में हुआ, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। जितने उसमें जिन्होंने घसीट के मारा है उनको बर्खास्त करिए। लेकिन ये बताइए, शंकराचार्य जी इतने बड़े हो गए हैं कि योगी जी को अकबर बता रहे हैं, वो जो है कि कटुआ बता रहे हैं, तो ये कहाँ का संविधान है? ये तो सही बात है, मैं तो बिल्कुल मानती हूँ। उसके बाद फिर बीजेपी सरकार वो अलग बात है कि एक नोटिस जारी करती है, ये कहती है कि तुम अपने आप को शंकराचार्य साबित करके दिखाओ। ये कहाँ का संविधान है? उनको कटुआ उनको कटुआ कितने पीठ, एक मिनट, कितने पीठ है हिंदुस्तान में? एक मिनट सुन ली, कितने मैं बहुत बताइएगा, कितने पीठ है हिंदुस्तान में और कितने टोटल शंकराचार्य? थोड़ा नंबर बता दो मेरे भाई। ये तो बहुत सही बात कही। एक सेकंड रुक जाइए, मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही। अरे भैया रुक जाइए, मुझे सवाल सुनाई नहीं दे रहा है। इन्होंने कहा है कि सरकार का जो संविधान जो दिया गया है देश का, वो सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है। आप मानते हैं कि मोदी जी वहाँ जाते हैं और उनको सेम जगह पे ऐसे ट्रीट किया जाता? नहीं, मेरा जवाब दीजिएगा। आपको लगता है कि मोदी जी या फिर योगी जी सेम जगह पे वहाँ पे होते तो उनको भी कहा जाता कि अब चल के जाइए उतना दूर? क्या उनके लिए कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता क्या? मोदी जी और योगी जी देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आप सुनिए मेरी बात, देश का प्रधानमंत्री इनके लिए बहुत ही अव्वल दर्जे का इंसान है। वो अलग बात है कि मानते उसको, देश का जो हमारा संविधान है वो यही कहता है कि योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, वो सिर्फ वही हो जो जनता चुनती है। पैदल ही गए थे महाकुंभ में, योगी जी पैदल ही गए थे, पालकी में नहीं गए थे। आपने एक बहुत बड़ी बात बोली कि नीतियां सबके लिए बराबर है, संविधान सबको बराबर हक देता है। आप एकदम एक सेकंड अच्छा रुक जाइए यार, इनसे सवाल कर लो फिर बोल रही हूँ। ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आपने जो बात बोली कि सबके लिए संविधान बराबर है, इक्वल है, आप एकदम ईमानदारी से बताइएगा कि इस देश में जितने लोग रहते हैं सबके लिए क्या संविधान बराबर है? इस वक्त की बात कर रही हूँ, अभी की मैं बात कर रही हूँ, पहले की बात नहीं कर रही हूँ। आप एकदम ईमानदारी से बताइएगा, सबको एकदम इक्वालिटी जो भी मिलता है सब मिलता है, फ्रीडम है? जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ये लेके चल रही है जनता। और इस पे फिर 2027 में आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और इसमें कोई हिंदुत्व बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? बिल्कुल बनाना चाहते हैं। क्यों? बिल्कुल बनाना चाहते हैं। ये हक आपको किसने दिया? तो ये अधिकार हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो ये हक आपको किसने दिया? हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। ये हक आपको किसने ये दिया? आप इसलिए पूछ रही है कि आप मुसलमान हैं? नहीं, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। मैंने अपनी कोई आइडेंटिटी यहाँ नहीं दिखाई, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मैं आपसे सिर्फ इतना पूछती हूँ कि आपको ये अधिकार किसने दिया? नहीं, आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप हिंदू राष्ट्र बना देंगे? आप मुझे बताइए, आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप हिंदू राष्ट्र? नहीं, आप करिए, मेरे से डिबेट करिए भैया, जरा इधर आइए, आगे आइए, आप आगे दिखाइए, आगे आइए। एक सेकंड, यहाँ पे जितने लोग हैं, रुक जाइए, अब मैं जवाब दे रही हूँ। यहाँ जितने लोग हैं, बात हुई है हिंदू राष्ट्र बनाने की, कितने लोग मानते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? कौन आप मानते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? एक मिनट, हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे? एक मिनट रुक जाओ भाई, हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे? सवर्णों के ऊपर सुनो, सवर्णों के ऊपर कुल्हाड़ी चलाकर हिंदू राष्ट्र बनाओगे? सवर्णों के लिए यूसी जी एक्ट लाके आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेंगे? हमें हिंदुत्व पे भटका के हमारे ऊपर जो कैंची चला रहे हो सवर्णों के ऊपर, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हो आप? किस तरह का हिंदू राष्ट्र? एक सवर्ण को अगर आपने इस एक्ट में बचाया, कोई बच्चा हमारा पढ़ता है, अगर उसकी वजह से कोई उसके ऊपर केस हुआ, वो जेल चला गया, जेल से लौट के आने के बाद वो महात्मा नहीं बनेगा, वो अपराधी बनेगा, उसकी दिमाग की हालत बदल जाएगी और वो क्या करेगा? लौट के आके जिसकी वजह से जेल गया होगा सबसे पहले उसको मारेगा।
और मारने के बाद वो क्या बनेगा? अपराधी। और दोनों सवर्ण में और दलित में खटास पैदा होगी। ये अराजकता फैलेगी इस कानून से। मैं इस कानून का सख्त विरोध करता हूँ। बहुत हिंदू बढ़िया राष्ट्र बात की कही बात आप आपने। कर रहे हैं, कैसा हिंदू राष्ट्र? हम सब हिंदुओं को एक तरफ डाइवर्ट कर दिया आपने हिंदुत्व के नाम पे, पूरे सवर्ण समाज को। और उसके बाद तुम कहते हो एक तो बिल्डोजर चला रहे हो, तुम कुछ भी चलाओ, लेकिन जब हिंदुओं के लिए बात करते हो तो कैसा हिंदू राष्ट्र? इस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आप? इस तरह समाज को भटकाने के बाद हमें भटकाया पूजा पाठ में, और हमारे ऊपर SC/ST एक्ट लगाया, आरक्षण में तो हम दबे हुए हैं। आप कह रहे हो कि बिल्डोजर चलाएंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। यह सब झूठी बातें हैं, सिर्फ सवर्णों को भटकाने की साजिश है ये। और इस तरीके के जितने सवर्ण हमारे साथ में बैठे यहाँ देख रहे होंगे, इतने सब देख रहे होंगे। अगर कोई भी ये कहे कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए तो मेरे पीछे आके कहे कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, कह के दिखाओ आप। बहुत बढ़िया बात कही। जहाँ पे एक तरफ कुछ लोग बात करते हैं, आ रही हूँ, जहाँ पे अभी यहाँ से जिनसे डिबेट हो रही थी, हमको नहीं चाहिए, हमको अब आजादी चाहिए। हम आजाद ही नहीं है, हमको आजादी चाहिए। ये भाड़े की आजादी हमको नहीं चाहिए। ये देखो मुसलमान लोग यहाँ खड़े होकर ये कुछ लोग लड़ रहा है आपस में। देखो ये सवर्ण बनाम दलित हो गया, देखो लड़ रहे हैं सब। अरे तो लोग सब मौज ले रहे, मरो कटो। तो इन लोगों को तो क्या बोलते हैं, 2014 के बाद आजादी मिली है, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? अरे ये तो पहले आजाद, सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर कोई है तो मुसलमान। फ्री का राशन पा रहा है, 5-5 किलो राशन पा रहा है, और खूब मजे से अपना 10-10, 8-8 बच्चे पैदा करके मौत से सबको लगा दिया। जाओ सब पंचर बनाओ, जाओ सब ठेला चलाओ, जाओ मोटरसाइकिल मैकेनिकरी करो, सब लोग बिजनेस करते हैं। बहुत देर से बहस हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम बीजेपी की सरकार को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं। मतलब उनके लिए संविधान बहुत बड़ी बात है। तो जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है कि किस संविधान में लिखा हुआ है कि हिंदू राष्ट्र बना लेंगे? कहीं नहीं लिखा है कि ये देश हिंदुओं का है, चाहे मुसलमान का है, चाहे सिख का है, चाहे ईसाई का है। ये देश सेकुलर था कि नहीं था? तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? पहले धर्म के नाम पर चले थे, धर्म के नाम पर जनता को बांटा, मूर्ख बनाया, फिर संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग किया। CGM संभल का स्थानांतरण वो भी डिमोशन करके कर दिया। पूछता है भारत, अर्णब गोस्वामी से मैं पूछता हूं कि अब तुम्हारे मुंह में दही जम गई क्या? अब पूछो, स्वतंत्र भारत में न्यायपालिका पर प्रहार हुआ, संभल में CGM सुधीर जी को सुल्तानपुर में डिमोशन करके भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने नेताओं को उनकी हैसियत दिखा दी, संवैधानिक बात की कि अगर पुलिस वालों की गलती थी तो मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन ने और दिखा दिया कि जुडिशियली भी हम चलाएंगे। आज का वातावरण बताना चाहता हूं, लश्कर भी तुम्हारी है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार भी तुम्हारी है और दरबार भी तुम्हारा है। एक बात और, आज बीजेपी जो राजनीति कर रही है, वर्तमान समय की बीजेपी की राजनीति में ना विकास की बात है, ना नारियों की बात है, ना आतंकियों के विरुद्ध की बात है। एक चीज कहना चाहता हूं कि धर्म की आड़ में जो खेली गई राजनीति, धर्म की आड़ में जो खेली गई राजनीति संस्कृति नहीं हो पुरानी मर जाएगी। दर दर ठोकरे खा रहे बेरोजगार मेरे नौजवानों की जवानी मर जाएगी। नारियों की शौर्य को कलंकित जो किया गया, तो नारियों की शौर्य को कलंकित जो किया गया, तो झांसी महारानी वाली मर्दानी मर जाएगी। देशद्रोहियों के भाले लाले ना किए गए तो मेरे प्यारे हिंदुस्तान की कहानी मर जाएगी। भाजपा ने देश को बिल्कुल लूट लिया, बेवकूफ बना दिया, मूर्ख बना दिया, लेकिन अब 27 में विदाई है और 29 में इनकी पूरी सेरेमनी मना दी जाएगी। बहुत बढ़िया बात बोली जी। जी रुक जाइए, मैं इनसे बात कर लूँ जी। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। पवन शर्मा जी। जिस तरीके से यहाँ पे इतने देर से डिबेट हो रही थी, बताया जा रहा है बुलडोजर नीति की बात हुई, धर्म की बात हुई, हिंदी राष्ट्र की बात हुई। कभी कभी बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, कभी कभी मैं योगी जी की बात कर लेती हूँ, क्या कभी कभी किसी और की बात करूँ, ये योगी जी की बात कर लेती हूँ। एक तरफ ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, फिर कभी किसी डिबेट में ये कह देते हैं कि अखंड भारत बनाएंगे। तो अखंड भारत का तो मतलब ये हो गया कि बांग्लादेश भी आएगा, पाकिस्तान भी आएगा। तो वो जो मुसलमान वहाँ है, इनको दिक्कत तो मुसलमान से ही है ना, तो वो जो मुसलमान क्या, उनको क्या करेंगे? मार देंगे क्या? कोई उनके भी पूरे पाकिस्तान पे बुलडोजर चलवा देंगे? देखिए 2014 के बाद से 2014 में एक विकास पुरुष आए थे कि हम भारत के लिए अच्छे दिन लाएंगे। उनका सिद्धांत था कि भारत के हर युवा को रोजगार देंगे। 2014 में जनता ने विश्वास किया, उनको प्रचंड बहुमत दिया।
धीरे धीरे उनके मुंह में ताले लग गए, क्योंकि उन्होंने कहा 100 दिन बाद हमको गले में फांसी लगा दीजिएगा, चौराहे पे खड़ा कर दीजिएगा। उसके बाद वो बंदा संसद भवन में गया, छुप गया जाके सिक्योरिटी के पीछे में जा करके, केवल मन की बात सुनाने लगा। 2019 में आया, कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कर लिया उसने, फिर भी जनता ने ऊपर विश्वास किया। और इसी दरमियान हिंदुस्तान में 3-4 बड़ी घटनाएँ हो गई, पुलवामा हो गया, उरी हो गया, नूह हिंसा हो गई, दंगे भड़कने लगे। फिर इनके जो है कुछ खेमे से आवाज़ें हैं कि भारत को मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। सवाल है, हिंदू राष्ट्र पे एक जवाब देना चाहेंगे। आप भारत के मुसलमानों को संभाल नहीं पाते हो, तो 25 करोड़ जब पाकिस्तानी आएंगे, 25 करोड़ बांग्लादेशी आएंगे, 25 करोड़ अफगानिस्तानी आएंगे, तो उनको कहाँ संरक्षण दोगे? कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान आकर के 12 बच्चे कर जाते, तो आपको किसने रोका 12 बच्चे मत करिए? कि आपकी जो है मर्दानगी मर जाती है क्या वहाँ पर? सवाल देखिए व्यक्तिगत है ना, व्यक्तिगत सवाल, मर जाती। किसी को हिंदुओं को बच्चे पैदा करने में किसी ने मना किया है क्या? आपके अंदर कौन सी ऐसी संस्कृति आ जाती कि आप चुप हो जाते हो वहाँ पर? उनके अंदर राजशाही का गुण है, सत्ता में बने रहने का गुण है, तो आपके अंदर गुण क्यों नहीं है? अगर वो चौराहे पे मुर्गा की गर्दन पकड़ के काट के खा लेते हैं, तो तुम्हारे अंदर क्यों गुण है? वो बकरीद में बकरा काट के खाते तो तुम भी खाते हो, उसमें क्या तुमको दिक्कत है? सवाल हिंदू को मुसलमान से लड़ाने की साजिश हो रही, इससे देश का विकास नहीं होना है। अब एक साजिश हो रही, ब्राह्मण को दलित से लड़ाने की बात हो रही, इससे भी देश का विकास नहीं हो रहा। अभी एक कानून लाने वाले हैं कि हम पिछड़ों और दलितों के लिए कानून लाएंगे जिससे उनको समान अधिकार मिलेगा। हमारे भारतीय संविधान में स्पष्ट लिखा, हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को समान अधिकार है, और उस अधिकार के तहत इसीलिए सबके वोट की वैल्यू एक यहाँ पर है। हम ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, खैर मैं भी मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो 4-5 मुकदमे अपने जो अपराधी भाइयों के माफ़ करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, माफ़ करा लूँगा, नहीं उनको माफ़ करा लूँगा। दूसरी चीज़, एक बात मैं ये कह रहा हूँ योगी जी से, मोदी जी से, हमारे देश को किसी भी कानून की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश को फ्री एजुकेशन कर दीजिए, पढ़ाई लिखाई दवाई फ्री कर दीजिए, बस हमारा देश सोने का चिड़िया बन जाएगा। दलित को ना ब्राह्मण से नफरत होगी, ना ब्राह्मण को दलित से नफरत होगी। पढ़ा लिखा अगर ब्राह्मण होगा, पढ़ा लिखा दलित होगा, तो वहाँ पर इतिहास ये बन करके तैयार होगा, दोनों एक थाली में बैठ करके खाना खा लेंगे। इतिहास है, सुन लीजिए मैडम, इतिहास गवाह है। यही उत्तर प्रदेश की सरकार है, यहाँ पर एक मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके साथ ब्राह्मण चेहरा ज्ञानेश्वर मिश्रा जी बैठते थे, दोनों लोग साथ बैठते थे, साथ खाते थे। यही उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी, उनके साथ लालजी कालराज मिश्रा, लालजी टंडन, सब लोग उनसे राखी बंधवाते थे, भाई बहन की तरह थे। मायावती जी किस बिरादरी से आती हैं और कालराज मिश्रा, लालजी टंडन किससे आते हैं, आप इसको देख लीजिए। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राजभवन का नाम जनभवन कर लिया। मैं तो मुख्यमंत्री जी अपना नाम मजदूर रख दें, ताकि हमको यह एहसास हो जाए कि हमारा मुख्यमंत्री गरीब है, हमको एहसास हो जाए। लखनऊ का नाम जो है न्यूयॉर्क रख देना चाहिए। हम जैसे बेरोजगारों का नाम प्रधानमंत्री रख देना चाहिए। अभी कल से मैं भी सोच रहा हूँ, मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, आपका नाम मैं लिख दूंगा कि जो है आप अमेरिका में बिल क्लिंटन के वहाँ पे सबसे बड़ी जो है न्यूयॉर्क टाइम पत्रिका की बहुत बड़ी संपादक हैं। सवाल है, नाम बदलने से काम नहीं बदलेगा। आज हमारे देश में टेक्नोलॉजी की कमी है, हमारे देश में विकास की कमी है। आपने जो माइक रखी है, भाई साहब ने जो कैमरा हाथ में पकड़ा हुआ है, ये हिंदुस्तानी नहीं है, इसमें सब टाइटल विदेश का लगा हुआ है। सवाल है हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग गाय में उलझ रहे हैं, गोबर में उलझ रहे हैं, गौमूत्र में उलझ रहे हैं। एक बात और बता रहे, किसी ने कहा हम हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। बाबा जी की सरकार है, सनातन की सरकार है, ऐसा हिंदू राष्ट्र एक हमारा शंकराचार्य मारा जाएगा, हमारा शंकराचार्य मारा जाएगा। ऐसा हिंदू चाहिए, हमारे हिंदू भाई को हिंदू भाई मिलकर के मारेंगे। पुलिस हिंदुस्तानी, सरकार हिंदुस्तानी, शंकराचार्य क्या पाकिस्तानी, जिसको तो आप चौराहे पकड़ पकड़ के मार रहे हो। ये हमारे देश की संस्कृति की सभ्यता है। अब उसी शंकराचार्य को आप बता रहे हो कि वो गलत व्यक्ति है। अरे शंकराचार्य ऐसे नहीं बनता है, शंकराचार्य का सम्मान करना सीख लिए। अन्य धर्मों में किसी भी थोड़ा भी, अब इतने लोग खड़े, मैं बता रहा हूँ, शंकराचार्य का बिल्कुल पागल आदमी है क्या जो उनको बता रहे कि वो गलत निर्णय कर रहे हैं, उनको पटक पटक के मारा जा रहा है? कोई बताए, शंकराचार्य ऐसे नहीं बनता है। लेकिन सवाल है कि जब ये हो क्यों रहा है, मैं एक और स्पष्ट कर दे, ये हाँ तो उन्होंने माफी मांग लिया था, माफी भी एक ये हो क्यों रहा है, सुन लीजिए, ये हो क्यों रहा है हिंदुस्तान में। संजय शर्मा जी का एक 4 PM बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज बड़ी प्रमुखता से कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में जब जब साम्राज्यवादियों की सरकार आई, साम्राज्यवादी सोच के लोगों की सरकार के आई, तब तब सनातन भी कुचला गया, भारत माँ का आंचल भी गंदा हुआ, भारत की सोने की जो चिड़िया उसको भी तोड़ा गया। आज हमारे भारत में सनातनी, उसको साम्राज्यवादियों की सरकार है।
ना इनको शंकराचार्य से मतलब है, ना इनको सनातन से मतलब है, ना इनको धर्म से मतलब है, ना इनको धंधे से मतलब है, ना भारत की जनता से मतलब है। इनको सत्ता में बने रहने का अधिकार है, सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहते हैं, सिर्फ देश को लूटना चाहते हैं। ये पूंजीपतियों और साम्राज्यवादियों की सरकार है। जैसा कि आप लोगों ने सारी बातें सुनी, यहाँ पे बहुत से लोगों ने अलग अलग अपने विचार रखे, अपने ओपिनियन रखने। कुछ लोगों ने हिंदू राष्ट्र की बात की, कुछ लोगों ने अखंड भारत की बात की, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि संविधान होना चाहिए, तो कुछ लोग कह रहे हैं बुलडोजर नीति सही है। अब इन सारे मुद्दों को देख के, जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने बड़ी ही शेर शायरी वाले अंदाज में एक बात कही थी, तो मैं भी एक शेर से ये बात अपनी ख़त्म करना चाहती हूँ कि ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे। ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है बचा लो इसे, ये सबका वतन है बचा लो इसे। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए 4 PM। मिलेंगे आपको 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ।